हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 29 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। एंड फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने फिल्म्स के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जो कि एक पेड कोर्स है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस फ्री क्रैश कोर्स। तो आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और हम इंश्योर कर रहे हैं कि थ्रू दीज पेपर्स आपका 3 टाइम रिवीजन हो जाए। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। देखिए, दीज आर द बॉडीज स्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन। तो ये सब क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बिकॉज दे आर स्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज सबसे जो फर्स्ट बॉडी है वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप में से काफ़ी लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देंगे। तो ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आर्टिकल 315 टू आर्टिकल नंबर 323, इसमें आपको इलेबोरेट प्रोविजंस मिल जाएंगे अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो भाई, ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, आप सभी इस बात को जानते हैं। अब देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, स्टेचुटरी बॉडीज होती हैं, तो क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो इनका कंपोजिशन, ठीक है, देन फीचर्स क्या है, देन पावर्स क्या होती हैं, रिमूवल किस तरह से होता है, क्या लिमिटेशंस हैं, रिपोर्ट आप किसको सबमिट करते हो। तो इन सब एरियाज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वही सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की। तो देखिए, यूपीएससी में चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होते हैं। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा। तो द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, इनका कंपोजिशन क्या होगा, कितने नंबर्स होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। जनरली 9 to 11 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ओके, बट जनरली, तो दिस इज डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वालिफिकेशन नहीं बताई हुई है, केवल इतना बताया हुआ है कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स मींस 50% ऑफ मेंबर्स एटलीस्ट 10 years के लिए, कम से कम 10 सालों के लिए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में आपने ऑफिस हेल्ड किया हो। तो केवल यही एक कंडीशन दी हुई है, बाकी और कुछ नहीं बताया हुआ है। ओके, देन इनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी? अगेन, प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया हुआ है। अब देखो, ये कब तक ऑफिस में रहेंगे? तो द चेयरमैन एंड मेंबर्स, दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 years, 6 साल के लिए, और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years,
विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, या तो 6 साल रहोगे या फिर जब तक आपकी एज 65 हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। रिजाइन कर सकते हो कभी भी, किसको दोगे, प्रेसिडेंट को दोगे। अब देखो रिमूवल का एक पूरा प्रोसेस है, ओके। तो रिमूवल कौन करेंगे, प्रेसिडेंट आपको हटा सकते हैं, बट किस तरीके से हटाएंगे वो आपको दिया हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पे भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि रिमूवल किस तरह से होता है। अब देखो मान लो कि ऑफिस ऑफ चेयरमैन वैकेंट है या एब्सेंट है, ऑफिस में जो ड्यूटी जो उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मान लो बीमार है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी वन ऑफ द मेंबर्स एज एक्टिंग चेयरमैन। तो अगेन यहां पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है, ओके। तो ये जो एक्टिंग चेयरमैन होंगे ये कब तक परफॉर्म करेंगे ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन, बेसिकली जब तक पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंटर्स, ओके, ऑन द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और टिल द चेयरमैन इज एबल टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज, ठीक है। तो बेसिकली आप एक्टिंग रहोगे, जैसे ही कोई चेयरमैन आ जाएगा या जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है अगर अब वो ऑफिस आने लगे हैं तो फिर आपको जो है जाना पड़ेगा, ओके। दिस इज द मीनिंग। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिमूवल की। आपको हटाया कैसे जाएगा, तो देखिए ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, और क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, आप बैंकरप्ट हो गए हो, आपका दिवालिया निकल गया है, ठीक है। भाई ये क्यों एक कंडीशन होती है, क्योंकि अगर आप बैंकरप्ट हो गए हो तो फिर हो सकता है कि आप किसी को फेवर करो, है ना, तो फिर आपके डिसीजन न्यूट्रल होंगे या नहीं होंगे कहना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, देन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, अगर एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, तो आप चेयरमैन हो, आप मेंबर हो, लेकिन उसी टाइम पे आपने कोई एक पेड एम्प्लॉयमेंट भी ले लिया है, तो फिर आपको हटाया जा सकता है, ओके। देन इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, किसकी ओपिनियन, प्रेसिडेंट की, आप अनफिट हो, ठीक है, अनफिट हो तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। अब देखो इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो क्या है, मिसबिहेवियर। तो प्रेसिडेंट मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे भी आपको रिमूव कर सकते हैं। अब ये मिसबिहेवियर क्या है, तो इसको समझते हैं। देखिए अगर मिसबिहेवियर का ग्राउंड है तो यहां पे जो प्रेसिडेंट है उनको मैटर रेफर करना होगा सुप्रीम कोर्ट को फॉर एन इंक्वायरी। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे इंक्वायरी करेगी, ओके। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आपको रिमूव किया जाना चाहिए और अगर वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव दैट चेयरमैन और मेंबर, और ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग होती है, ठीक है, ये बाइंडिंग होती है, ओके। एंड ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रेसिडेंट आपको सस्पेंड कर सकते हैं। इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो अगर मिसबिहेवियर ग्राउंड है तो फिर ये इंक्वायरी वाला प्रोसेस होता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया है, बिल्कुल। देखिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड हो तो ये मिसबिहेवियर होगा, ठीक है। कोई प्रॉफिट वगैरह आपको हो रहा है तो ये एक मिसबिहेवियर का ग्राउंड होगा, ठीक है। तो डिफाइन किया गया कि मिसबिहेवियर क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या मिसबिहेवियर को डिफाइन किया है, तो हाँ बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो यूपीएससी अपना फंक्शन इफेक्टिवली कर सके बिना किसी फेवर के, फियर के, तो इसके लिए इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। और वो किस तरह से सिक्योर की गई है, नंबर 1 सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो वे प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकते हैं बट उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको रिमूव किया जाएगा। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आपके पास है। देन जो आपकी सर्विस कंडीशन है वो आफ्टर योर अपॉइंटमेंट उसको आप वेरी नहीं कर सकते हो टू हिज डिसएडवांटेज। बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो, है ना। डिसएडवांटेज का मतलब ये होता है, और ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। देन एंटायर एक्सपेंसेस, सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन वगैरह, दे आर चार्ज्ड ऑन CFI
ओके, तो वोटिंग नहीं होगी, नॉन वोटेबल पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो मान लो कोई यूपीएससी चेयरमैन है, अब उनका रिटायरमेंट हो चुका है, आपने ऑफिस जो है सीज कर दिया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। बट देखो यहां पे एक चीज है कि आप गवर्नर तो बन सकते हो, है ना, क्योंकि गवर्नर एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ओके, तो गवर्नर आप बन सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो हो गया चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अब जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, उनके साथ क्या होगा, तो भाई देखिए वो या तो यूपीएससी चेयरमैन बन सकते हैं, ओके, या फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके चेयरमैन बन सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। बट इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट का कोई भी एम्प्लॉयमेंट वो नहीं लेंगे। तो इस तरह से इंडिपेंडेंस को जो है वो सिक्योर किया गया है। एंड देखिए आप सेम ऑफिस में दो बार अपॉइंट नहीं हो सकते हो, नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। मीन्स जो अभी चेयरमैन है तो वो वापस चेयरमैन नहीं बनेंगे, जो अभी मेंबर है वो वापस मेंबर नहीं बनेंगे यूपीएससी के। दिस इज द मीनिंग कि री अपॉइंटमेंट आपका नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई फंक्शंस क्या है, तो एक तो फंक्शन आपको पता ही है, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज। ओके, तो एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करवाओगे। देन अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो जॉइंट रिक्रूटमेंट में आप असिस्ट कर सकते हो स्टेट्स को। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो पर्सनल मैनेजमेंट के मैटर्स होते हैं वहां पे यूपीएससी से कंसल्ट किया जा सकता है। किस तरह के, जैसे मान लो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, तो उन सब पे यूपीएससी से कंसल्ट किया जा सकता है। अब देखो जहां तक कंसल्टेशन की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर गवर्नमेंट यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एग्रीड पब्लिक सर्वेंट है उसके पास कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। ओके, तो कंसल्टेशन आप करिए चाहे मत करिए, ठीक है, कोई रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। अब मान लो यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे ये कहते हैं कि सिलेक्शन बाय यूपीएससी डज नॉट कन्फर एनी राइट। तो कोई आपका राइट नहीं होगा, आपका अधिकार नहीं होगा उस पोस्ट पे। ठीक है, ओके, तो यूपीएससी में सिलेक्शन मींस कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। बट द थिंग इज गवर्नमेंट को यहां पे फेयरली एक्ट करना होगा बिना किसी आर्बिट्ररीनेस के। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। इसके बाद देखिए जो पार्लियामेंट है वो यूपीएससी का जो जुरिडिक्शन है उसको एक्सटेंड कर सकती है। ये पावर किसके पास है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। ओके, अब देखो जो यूपीएससी है वो एनुअली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगी, ठीक है, ऑन इट्स परफॉर्मेंस, कि भाई ये हमने काम किया है इस साल। तो एनुअली रिपोर्ट आप सबमिट करोगे प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को प्लेस करेंगे बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक मेमोरेंडम भी होगा। उसमें क्या होगा देखिए, कुछ रिकमेंडेशन ऐसी भी हो सकती हैं जो मानी ना गई हो, तो भाई ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन थी और क्या रीजन था कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो सब बताना पड़ेगा उस मेमोरेंडम में। ओके, एंड ऑल सच केसेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो ये कंपलसरी है। तो जो अपॉइंटमेंट कमिटी है उसका अप्रूवल जरूरी है। मींस कोई सिंगल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं होगी टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। ओके, इस पे भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब देखो लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन कब कब नहीं किया जाता है। जैसे जो रिजर्वेशन वाले मैटर्स हैं
उन पे कंसल्टेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। देन चेयरमैन, मेंबर ऑफ कमीशंस, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन सब में कंसल्ट नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई टेम्पररी ऑफिस है जिसमें 1 साल से कम का टेन्योर होगा तो उसमें भी आपके साथ कंसल्टेशन नहीं किया जाता है। सिलेक्शन फॉर टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इफ द पर्सन अपॉइंटेड इज नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल से ज्यादा होगा तब तो कंसल्ट करोगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं करोगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ओके। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट, सर्विसेज, मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। तो ये पावर प्रेसिडेंट को यहां पे दी गई है। इसके अलावा देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकते हैं स्पेसिफाइंग द मैटर्स जहां पे यूपीएससी के साथ कंसल्टेशन जरूरी नहीं होगा। तो अगेन प्रेसिडेंट के पास यहां पे पावर है, और इस तरह के जितने भी रेगुलेशंस होंगे आपको प्लेस करना होगा बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर एटलीस्ट 14 डेज, ओके। और पार्लियामेंट उनको चेंज कर सकती है, रिपील कर सकती है, ये उसकी पावर है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो भाई हम कह सकते हैं कि सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है? यूपीएससी, ओके, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सी बॉडी है जो वॉच डॉग है ऑफ मेरिट सिस्टम का? तो आंसर होगा यूपीएससी। अब देखो, जैसे ट्रेनिंग किस तरह से होगी, कैडर मैनेजमेंट किस तरह से होगा, आपका पेमेंट कितना मिलेगा, सैलरी कितनी होगी, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, इनसे यूपीएससी को मतलब नहीं है, ठीक है। ये कौन देखता है? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ओके। तो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, ना कि सेंट्रल पर्सनल एजेंसी। वो कौन है? डीओपीटी, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, इस पे भी ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देखो, जो यूपीएससी की जो रिकमेंडेशन है दे आर नॉट बाइंडिंग, वो केवल एडवाइजरी होती हैं इन नेचर। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो देखिए यहाँ पे काफी कुछ चीजें सिमिलर ही होंगी, तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। जो यूनिक पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। तो भाई आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323, ओके, कंपोजिशन देख लेते हैं। तो भाई अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट, इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन होंगे, अदर मेंबर्स होंगे, स्ट्रेंथ नहीं बताई है, तो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है कि कितने मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग द चेयरमैन। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, बाकी कंडीशन वही है कि 50% ऑफ मेंबर्स जो है वो एटलीस्ट 10 साल तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में उन्होंने ऑफिस हेल्ड किया हो। सर्विस कंडीशन गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। देन चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ कमीशन 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, वहां पे क्या था? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। एंड रेजिग्नेशन किसी भी टाइम पे आप दे सकते हो गवर्नर को, ओके। आप किसी भी टाइम पे गवर्नर को दे सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। जैसे वहां पे एक्टिंग चेयरमैन थे, वैसे यहां पे भी एक्टिंग चेयरमैन है। तो अगर मान लो चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट है या वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ओके। अब देखो, चेयरमैन मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बट रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, ओके। और किस ग्राउंड पे? वही सिमिलर जो हमने देखा था यूपीएससी चेयरमैन मेंबर, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आपको मिलेगा, ओके। जो आपकी सर्विस कंडीशन है आफ्टर योर अपॉइंटमेंट आपके डिसएडवांटेज से वो वेरी नहीं हो सकती है, ठीक है। एंटायर एक्सपेंस वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, ओके। वहां पे क्या था? सीएफआई था, यहां पे हो गया सीएफएस। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, ठीक है। तो आपका टर्म पूरा हो गया मान लो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो देखो, आप यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो, आप मेंबर बन सकते हो, या किसी दूसरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के
आप चेयरमैन बन सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। अब बात कर लेते हैं मेंबर की, मेंबर ऑफ एसपीएससी। तो भाई देखिए, आप यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो, उसके मेंबर बन सकते हो, ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हो, उसी के या किसी दूसरी के। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। ओके, तो नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए, यूपीएससी, एसपीएससी, ये तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, बट जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, मींस लॉ ऑफ पार्लियामेंट, लॉ ऑफ स्टेट असेंबली, उसके थ्रू इनको स्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, सो फॉर 2 और मोर स्टेट्स, जॉइंट का मतलब यही होगा, क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली कंसर्न, एंड दिस इज अ स्टेचुटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो भाई जो इनके चेयरमैन होंगे, मेंबर्स होंगे, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, नॉट गवर्नर, है ना। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, ये चीज सेम हो गई। आपको सस्पेंड या रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, आप रिजाइन भी कर सकते हो पहले, और प्रेसिडेंट को सबमिट करना होगा रेजिग्नेशन। देन नंबर ऑफ मेंबर्स और सर्विस कंडीशन वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं भाई, क्योंकि 2 हैं इसलिए प्रेसिडेंट, ओके, नॉट गवर्नर। ठीक है, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है, आप कंसर्न स्टेट गवर्नर्स को प्रेजेंट करोगे। ओके, एंड वो जो गवर्नर होंगे वो उसको प्लेस करेंगे बिफोर द स्टेट असेंबली। ओके, तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो ये हो गया यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे फंक्शंस वगैरह सेम ही रहेंगे, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको स्टेब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 280। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी का मतलब क्या होता है, लिटिल, है ना, लिटिल जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम एज ही कंसिडर्स नेसेसरी, मींस पहले भी स्टेब्लिश किया जा सकता है। तो भाई ये परमानेंट बॉडी नहीं है, ये एक टेम्पररी बॉडी है, एक टेम्पररी बॉडी है, ये परमानेंट बॉडी नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब भाई कंपोजिशन देख लेते हैं। तो भाई एक तो चेयरमैन होंगे और 4 अदर मेंबर्स होंगे, तो 1+4 कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। तो भाई आपका टर्म क्या होगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ओके, यू आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन एंड मैनर ऑफ सिलेक्शन। तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और स्पेसिफाई की है कि क्या क्वालिफिकेशन हो सकती हैं। तो देखिए, चेयरमैन शुड बी पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। तो क्या क्वालिफिकेशन है कि पब्लिक अफेयर्स में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप चेयरमैन बन सकते हो। बाकी जो 4 अदर मेंबर्स हैं उनके लिए क्या है, अ जज ऑफ हाई कोर्ट और qualified to be appointed as judge of high court. Second, specialized knowledge of finance accounts of the government, experience in financial matters and administration, एंड स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई क्योंकि फाइनेंस कमीशन है तो ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैटर्स, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो
ये क्वालिफिकेशन जो है पार्लियामेंट ने बताई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताई है, तो कंफ्यूजन मत रखना, है ना, गलतियां हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, देखिए हमें पता है कि जो सेंटर है वो स्टेट को जो टैक्स है उसका कुछ पोर्शन देता है ना। तो यहीं पे काम आता है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं। क्या रिकमेंड करेंगे? द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो इनके बीच में कितना परसेंटेज आप शेयर करोगे, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, एंड बिटवीन द स्टेट्स कितना होगा ये भी आपको बताया जाएगा। ओके, देन सेंटर जो ग्रांट इन एड देगा स्टेट को, उसका क्या प्रिंसिपल होगा। इसके अलावा मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ताकि जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, आप उनको रिसोर्सेज दे सको, ठीक है। और ये होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, एंड एनी अदर मैटर जो प्रेसिडेंट आपको कहें कि भाई इस पे भी आप काम करिए। ओके, आप प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हो, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखेंगे, और यहाँ पे भी एक मेमोरेंडम होगा कि भाई किस पे एक्शन लिया है, किस पे नहीं लिया है, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया है। okay? जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी होती है नेचर में, बट देखो होता क्या है कि सिंस फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जनरली आप इनकी एडवाइस को रिजेक्ट नहीं करते हो जनरली। ओके, तो रिकमेंडेशंस आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर। एंड देखिए फाइनेंस कमीशन इज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि बैलेंसिंग व्हील है ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। द आंसर इज फाइनेंस कमीशन established अंडर आर्टिकल नंबर 280। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। देखिए इनके फंक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जो चीज डिफरेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनका थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 338 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शुरुआत में वहां पे क्या मेंशन था कि भाई स्पेशल ऑफिसर होंगे फॉर SC ST। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर SC ST, एंड आप रिपोर्ट करिए प्रेसिडेंट को। तो इन्वेस्टिगेशन का काम था SC ST के लिए। ओके, और इनको क्या कहा गया? कमिश्नर ऑफ SC ST। दिस इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1978 में एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया जाता है फॉर SC ST, ठीक है। दिस इज 1978। फिर 1987 में इस कमीशन के फंक्शंस को मॉडिफाई किया गया और इसको कहा गया नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, ठीक है। तो SC ST पहले साथ साथ होते थे, ठीक है, 1987। फिर बाय 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST जो है वो स्टेब्लिश किया गया, ठीक है, 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, इसने रिप्लेस किया किसको? कमिश्नर फॉर SC ST, एज वेल एज ये जो सेटअप किया गया था नेशनल कमीशन फॉर SC ST, ठीक है, इनको इन्होंने रिप्लेस किया हाई लेवल मल्टी मेंबर बॉडी। ओके, इसके बाद 89th अमेंडमेंट एक्ट, तो बाइफर्केशन हुआ, नेशनल कमीशन फॉर SC अलग हो गया एंड ST अलग हो गया, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर SC ये आर्टिकल 338 में आपको मिलेगा, एंड 338A में आपको मिलेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो पहले कंबाइंड फंक्शन थे, लेकिन इन 2003 बाइफर्केशन हो जाता है। ओके, 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 338A दिस इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखो इनमें एक तो चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर्स, मींस 1 + 1 + 3।
देखो आप क्या करो ना, आप एक टेबल बना लेना, ठीक है। तो जैसे चेयरमैन किस तरह से अपॉइंट होता है, मेंबर्स किस तरह से होते हैं, और यहां पे डिफरेंट बॉडीज, तो इससे आप क्विक रिवीजन कर पाओगे। ओके, तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, इनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जो इनकी सर्विस कंडीशंस होंगी, टेन्योर होगा, ये भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। ओके, एंड अंडर द रूल्स, देखो रूल्स के हिसाब से दे होल्ड ऑफिस फॉर 3 years। तो दिस इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Under the rules, they hold office for a term of 3 years and not eligible for appointment for more than 2 terms। तो रूल्स आप पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है ना। अब एक क्वालिफिकेशन क्या है? तो भाई मेंबर्स वो होंगे जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने काफी कुछ काम किया है, सेल्फलेस सर्विस की है, ठीक है। फ्रॉम अमंग persons of ability, integrity, standing, having record of selfless service to the cause of justice for scheduled caste, ये भी आपको मिलेगा रूल्स में, ठीक है। चेयरपर्सन एससी से बिलोंग करना चाहिए, वाइस चेयरपर्सन एंड ऑल अदर मेंबर्स, ठीक है। एटलीस्ट 2 शैल बी फ्रॉम एससी होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 अदर मेंबर वो वुमेन होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि दिस इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल्स में आपको दिया हुआ है। ओके, अब इनके फंक्शंस क्या है? तो शेड्यूल्ड कास्ट को लेके जो सेफगार्ड्स हैं, भले लीगल सेफगार्ड हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उनको मॉनिटर करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना एंड टू इवेल्युएट देयर वर्किंग, ठीक है। तो ये इनका मेन फंक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन। देन जो भी कंप्लेंट आ रही है आपके पास, ठीक है, इंक्वायरी करना, ठीक है। देन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससी, तो इसके लिए एडवाइस देना, पार्टिसिपेट करना, ठीक है, प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना। देन टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स, ठीक है, एज इट मे डीम फिट। तो भाई ओनली एनुअली ये नहीं होगा, ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो आप प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हो। इसके अलावा टू मेक रिकमेंडेशन एज टू द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय यूनियन और स्टेट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स, ठीक है, प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो उसमें आप रिकमेंडेशन भी देते हो कि क्या फर्दर हमें मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। एंड टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एससी एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। तो जो भी प्रेसिडेंट आपको कहेंगे इसके अलावा वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब जो आपकी रिपोर्ट है आप सबमिट करोगे प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट उसको प्लेस करेंगे बिफोर द पार्लियामेंट अलोंग विद मेमोरेंडम, ठीक है, कि भाई क्या क्या एक्शन लिया गया है। एंड अगर कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई है तो भाई उसके रीजंस क्या है ये आपको बताने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड्स एनी रिपोर्ट ऑफ कमीशन पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नर, तो स्टेट गवर्नर को देंगे और फिर वो स्टेट असेंबली के सामने उनको प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का पूरा खेल है, ठीक है। पावर्स क्या है देखिए, सिविल कोर्ट की पावर होती है, आप समन कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हो, आप विटनेस को समन कर सकते हो, ठीक है, आप अपना प्रोसीजर रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। while investigating any matter or inquiring into any complaint has all the powers of a civil court. Okay, then central government, state government, they are required to consult the commission on all major policy matters affecting the scheduled caste. तो भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है फॉर एससी, तो आप कंसल्ट कीजिए कमीशन के साथ। अब देखो सेम फंक्शन आप परफॉर्म करोगे फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ओके, जो आप एससी के लिए कर रहे हो। पहले जो बैकवर्ड क्लास का डोमेन भी इन्हीं के पास था, बट बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018
ये एरिया इनसे हटा लिया गया है, एक अलग ही कमीशन बना दिया गया है, वो हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो देखिए ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने देख लिया इनका जो इवोल्यूशन है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो होती है वो कोऑर्डिनेट करती है ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू एसटी, है ना। एंड फॉर एससी कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका फोकस होगा एसटी के लिए, उनका फोकस था एससी कम्युनिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वही चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर्स, 1+1+3। और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है आपको अपॉइंट करेंगे, सेम फीचर्स हैं। ओके, एंड सर्विस कंडीशंस, टेन्योर ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। एंड अंडर द रूल्स टर्म क्या होंगी? 3 इयर्स की होंगी। ओके, जो फंक्शंस हमने वहां देखे थे वो तो आप परफॉर्म करोगे करोगे, लेकिन उसके अलावा एडिशनल फंक्शन भी हैं जो प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किए हैं। तो भाई मेजर्स टू बी टेकन फॉर conferring ownership rights in respect of minor forest produce to ST living in forest areas। तो बेसिकली ST के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए आप जो है मेजर्स क्या लेने चाहिए आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, सेफ गार्ड राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एटसेट्रा। ओके, तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब एडिशनल फंक्शंस यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं बाय प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए जो मंडल जजमेंट था इंदिरा साहनी केस 1992, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप एक परमानेंट स्टेचुटरी बॉडी बनाइए। ठीक है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेचुटरी बॉडी मीन्स कोई लॉ बनाइए, उसके अंडर में उस बॉडी को बनाइए टू एग्जामिन द कंप्लेंट ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। क्योंकि भाई 27% रिजर्वेशन आपको मिलना है, तो कौन कौन सी क्लास इसमें शामिल होगी? तो अंडर इंक्लूजन हो सकता है, ओवर इंक्लूजन हो सकता है, या नॉन इंक्लूजन हो सकता है। तो कंप्लेंट कोई करेगा आपके साथ, तो उसको एग्जामिन करने का काम होगा इस बॉडी का। ठीक है, और फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको सेटअप किया गया इन 1993। और फिर अभी रिसेंटली इन 2018 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 338 बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, वही है 1+1+3। ठीक है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करेंगे। जो आपकी सर्विस कंडीशन है, टेन्योर है, वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। एंड एज पर द रूल्स 3 साल का आपका टेन्योर होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन सेम ही है जो हमने वहां देखी थी। वहां पे क्या था? एससी था, यहाँ पे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो जाएगा। जो चेयरपर्सन है वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। वाइस चेयरपर्सन, ऑल अदर मेंबर्स, तो एटलीस्ट 2 शेल बी फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस और एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, एंड नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। ये सब मिलता है रूल्स में, नॉट गिवन इन लक्ष्मीकांत। ओके, अब अगली और आखिरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आज के लिए, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो भाई जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मेंशन नहीं किया गया था। बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 आर्टिकल 350 बी इसको इंसर्ट किया गया। एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे स्पेशल ऑफिसर को। ठीक है, इनका काम क्या होगा? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई इन्वेस्टिगेशन का काम होगा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, और फिर आप रिपोर्ट सबमिट करोगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को प्लेस करेंगे बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 350 बी में ऑफिस स्टेब्लिश करने के लिए कहा गया। तो इन 1957 ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाज क्रिएटेड। ओके, जिनको कहा गया कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है,
तो एट द सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके अंडर में आप आओगे एंड सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट थ्रू यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अलग चीज है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, फंक्शन क्या होंगे? जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनको जो सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, इन्वेस्टिगेट करना, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करना ऑन द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, नेशनली एग्रीड सेफगार्ड्स, ठीक है, एंड टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दो सेफगार्ड्स। तो ये सब काम होता है कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का। देखिए ये सब आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, बट किस एरिया पे आपको फोकस करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है ये यहाँ पे एंड होता है। अब देखिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो काफ़ी सारी मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, दिस इज़ अवर वेबसाइट। आप इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं, आपको ये कोर्स पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो प्रेप आईएएस ने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया। ये एक पेड कोर्स है एंड इट इज़ कंप्लीटली अलाइंड विद दिस फ्री इनिशिएटिव। ओके, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।